दोस्तों, स्वागत करती हूँ मैं अपने YouTube चैनल गुड़िया हिंदी क्लासेस पे। दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं कक्षा 10वीं की कृतिका पुस्तक से पाठ 3 साना साना हाथ जोड़े, जो कि मधु कांकारिया द्वारा रचित यात्रा वृतांत है। आज मैं आप सबों को इस वीडियो में इस यात्रा वृतांत के बारे में बताऊंगी। पाठ का नाम है साना साना हाथ जोड़े। इसमें उन्होंने पूर्वोत्तर भारत के सिक्किम राज्य की राजधानी गैंगटॉक तथा आगे हिमालय की यात्रा के पल पल परिवर्तित होते रूप का ऐसा मनोहारी चित्रण किया है मानो हम स्वयं ही यात्रा कर रहे हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम इस पाठ के जो लेखक है मधु कांकारिया, उसके बारे में आपको बता दे रही हूँ। यह एक लेखिका है जिसका नाम है मधु कांकरिया। इनका जन्म सन 1957 में कोलकाता में हुआ था। उन्होंने कोलकाता विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र में एमए के साथ साथ कंप्यूटर एप्लीकेशन में डिप्लोमा भी किया। इनकी प्रमुख रचनाएं पताखोर, उपन्यास, सलाम आखिरी, बीतते हुए, अंश में इशू, खुले गमन के लाल सितारे, कहानी संग्रह। उन्होंने अनेक यात्रा वृतांत भी लिखे हैं। उन्होंने समाज में व्याप्त अनेक ज्वलंत समस्याओं जैसे अपसंस्कृति, लालवती इलाकों में पीड़ा, महानगर की घुटन और असुरक्षा के बीच युवाओं में बढ़ते नशे के लत आदि के विरुद्ध अपनी कलम चलाई है। तो दोस्तों, सबसे पहले मैंने आप सबों को लेखिका के बारे में बताया है। अब मैं इस पाठ में जो यात्रा वृतांत करते हुए लेखिका ने इस पाठ को आगे बढ़ाया है, कहाँ के बारे में बातचीत हो रही है, तो सिक्किम राज्य की राजधानी गैंगटॉक, अर्थात उसके आगे भी हिमालय की यात्रा के पल पल परिवर्तित होते रूप का ऐसा मनोहारी चित्रण किया गया है मानो कि हम स्वयं ही यात्रा कर रहे हो। दोस्तों, चलते हैं अब साना सानी हाथ जोड़ी चैप्टर को स्टार्ट करने के लिए। तो आप लोग इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, तभी आप सबों को अच्छे से समझ में आएगी। रात के समय पहाड़ी प्रदेश में आसमान में चमकते तारों तथा दूर ढलान लेती तराई पर रोशनी के एक झालर सी बना रहे सितारों के गुच्छरों को देखकर लेखिका हैरान हो जाती है। लेखिका पाठकों को बताती है कि रात को रोशनी में जगमगाता यह गैंगटॉक शहर था, जो कि इतिहास और वर्तमान के संधि स्थल पर स्थित था और यह अपूर्व सौंदर्य से भरा हुआ था। लेखिका आगे बताती है कि उस रहस्यमयी रात ने उस पर ऐसा जादू किया कि वह और उसकी चेतना एकदम स्थिर हो गई और जादुई रोशनी में डूब गई। उस दृश्य को देखकर धीरे धीरे एक नेपाली युवती से सीखी एक प्रार्थना उसके होठों पर आने लगी, साना साना कौशेली। अर्थात उसके आगे लेखिका को लग रहा था अगले दिन सुबह उन्हें यूथांग जाना था। सुबह उठते ही वह खिड़की की तरफ भागी, क्योंकि लोगों ने उसे बताया था कि यदि मौसम साफ हो तो बालकनी से हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा को भी देख सकते हैं। परंतु खराब मौसम होने की वजह से वह नजारा देखना उन्हें नसीब न हुआ। परंतु लेखिका को अपने सामने अचानक ढेर सारे रंग बिरंगे फूल देखकर ऐसा लग रहा था मानो वह फूलों के बाग में पहुंच गई हो। युमथांग गैंगटॉक से 149 किलोमीटर की दूर पे था। ड्राइवर जितेन ने लेखिका को बताया कि युमथांग हिमालय की गहरी घाटियों को कहते हैं, जहां फूलों से महकती वादियां मिलेंगे। जब लेखिका उससे छोटी बच्ची की तरह उत्साहित पूछती है कि क्या वहां बर्फ भी मिलेंगी, तो जितेन ने उसे कहता है कि यह वही चलने पर पता चलेगा। उसे भी आइडियाज नहीं थी। लेखिका अपने साथियों के साथ पाइन और नुकीले पेड़ों को देखते हुए आगे बढ़ रही थी। अचानक उसे एक कतार में अनेक श्वेत पताकाएं फहराती दिखाई दी, जिन पर
मंत्र लिखे हुए थे। जितेन नारगे उन्हें श्वेत और रंगीन पताकाओं को फहराने के विभिन्न अवसरों के बारे में बताता है। घोड़ा आगे बढ़ने पर जितेन उन्हें कवि लॉन्ग स्टॉक नामक स्थान के बारे में बताता है। यहाँ पर गाइड फिल्म की शूटिंग हुई थी। तिब्बत के चीस्खे बसन ने लेपचाओं के सोमेन से कुंजतेक के साथ संधि पत्र पर हस्ताक्षर यही कही थे। उन्होंने रास्ते में एक कुटिया में घूमते चक्र को देखा जिसे जितेन नारगे ने उन्हें पापनाशक बताया। उसकी बात सुनकर लेखिका सोचने लगी कि वैज्ञानिक युग आने पर भी सभी क्षेत्रों के लोगों के अंधविश्वास, आस्थाएं, पाप पुण्य की अवधारणाएं एक जैसी है। धीरे धीरे दल बाजार और बस्तियां पीछे छोड़ता हुआ आगे बढ़ने लगा। स्वेटर बुनती नेपाली महिलाएं और भारी कार्टून ढोते नेपाली पुरुष अब धीरे धीरे ओझल हो रहे थे। अब हिमालय अपने वैभव और विराट रूप में साथ साथ धीरे धीरे उनके सामने आने लगा था। हिमालय की विशालता, घाटियों की गहनता और प्रकृति के सौंदर्य को देखकर सभी सैलानी झूमते हुए गाना गाने लगे। सुहाना हंसी। लेखिका शांत थी, मानो संपूर्ण परिदृश्य को अपने भीतर समेट लेना चाहती थी। लेखिका जीप से सिर बाहर निकालकर ऊंचे ऊंचे शिखरों, झरनों और साथ बहती तीस्ता नदी को देख रही थी। लेखिका विशाल हिमालय को स्तुति करना चाहती थी। तभी अचानक उसे सेवन सिस्टम वाटरफॉल दिखाई दिया। सभी सैलानी उस खूबसूरत दृश्य को अपने अपने कैमरों में कैद करने लग गए थे। लेखिका स्वयं को आदिम युग की अभिशाप्त राजकुमारी से महसूस करने लगी थी। उसका मन झरने के अद्भुत सौंदर्य से मुग्ध हो काव्य हो गई थी। वह झरने के संगीत से आत्मा का तार में बैठाकर धीरे धीरे उसी में लीन होने लगी थी। लेखिका वह सांसारिक वासनाओं को त्याग कर निर्मम धारा के रूप में बहना चाहती थी। तभी जितेन ने उसे और आगे जाने को उकसाया। लेखिका अनमने मन में उठकर वहां से चल दी। लेकिन कुछ देर बाद हिमालय का पल पल बदलता वही असीम सौंदर्य देख झूम उठी। यह सब देख लेखिका को लगा कि मानो प्रकृति माया और छाया का खेल दिखाकर उसे सयानी बनाने का प्रयत्न कर रही है। धुंध की चादर छाटने पर उसे झरनों, वादियों, घाटियों और फूलों से सजी अनंत दिखाई दी थी। वहां एक स्थान पर लिखा था थिंक ग्रीन, अर्थात पहली बार एहसास हुआ कि जीवन का आनंद है यही चमचमाया सा सौंदर्य। लेखिका प्रकृति के अद्भुत दृश्य को देखकर सोचती है कि एक पल में ही ब्रह्मांड में यह सब कैसे घटित हो रहा है। प्रकृति अपने अद्भुत सौंदर्य के साथ निरंतर प्रवाहमय है और साथ ही प्रभावमय है। तिनके सा मानव अस्तित्व उस समय लेखिका को पहली बार एहसास होता है कि जीवन का आनंद निरंतर आगे बढ़ने में ही है। संपूर्णता के उन क्षणों में मन इस बिखरे सौंदर्य से इस कदर एकात्म हो रहा था कि भीतर बाहर की रेखा मिट गई थी। आत्मा की सारी खिड़कियां खुलने लगी थी। मैं सचमुच ईश्वर के निकट थी। सुबह सीखी प्रार्थना फिर होठों को छूने लगी थी। साना साना हाथ जोड़े की तभी वह अंतर्दृश्य संसार खंड खंड हो गया था। वह महाभाव सूखी टहनी सा टूट रहा था। दरअसल मंत्र मुग्ध सी मैं त्रंदित अवस्था में थोड़ी दूर तक निकल आई थी। अचानक पांव पर ब्रेक सी लगी, जैसे समाधित्य भाव में नृत्य करती किसी आत्मीय नृत्यांगना के नूपुर अचानक टूट से गए हो। लेखिका के मन में प्रकृति के रूप में सौंदर्य आत्मसात होने लगा और एक बार फिर उसके होठों पर सुबह वाली प्रार्थना आ गई। तभी अचानक उसका महाभाव सूखी टहनी सा टूट गया। दरअसल लेखिका ने अचानक कुछ पहाड़ी औरतों को पत्थरों पर बैठकर पत्थर तोड़ते देख लिया था। ये औरतें तन से तो कोमल थी, परंतु कठोर परिश्रम कर रही थी। काम करने के साथ साथ ये अपने बच्चे भी पीठ पर लगी टोकरी में टांगे हुए थी। इस स्वर्गीय
इस स्वर्गिक सौंदर्य में भी कुछ लोग जीने के लिए इतना कठोर परिश्रम करने के साथ साथ पारिवारिक जिम्मेदारियां भी निभा रहे थे। यह देख लेखिका को बहुत दुख हुआ। लेखिका ने बीआरओ के एक कर्मचारी से जब इसका कारण पूछा तो उसने बताया कि जिन रास्तों से आप हिम शिखरों से टक्कर लेने जा रही हैं, वह इन पहाड़ियों की ही देन है। अर्थात पहाड़ी औरतों को इतना कठोर परिश्रम करते देख लेखिका जितेन से कहती है, यह कार्य बहुत कठिन होगा। जितेन लेखिका को सड़क बनवाने के तरीकों का जोखिमों के बारे में बताता हुआ कहता है कि जरा सी भी चूक का मतलब है मौत। तभी लेखिका को सिक्किम सरकार का एक बोर्ड याद आता है जिस पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था, आप ताजुब रहेंगे, पर इन रास्तों को बनाने में लोगों ने मौत को झुठलाया है। तभी अचानक लेखिका को पलामू और गुमला के जंगलों के पत्ते तलाशने वाली आदिवासियों युवतियां याद आती है, जो पत्थर तोड़ने वाले इन पहाड़ियों की तरह ही अपने बच्चों को पीठ पर कपड़े से बांधे रहती थी। लेखिका उन आदिवासी युवतियों के फूले पांव और पहाड़ियों के हाथ पर पाड़े ठाड़े देखकर सोचने लगती है कि संसार के सारे सुख चैन एक तरफ है और दुख दर्द एक तरफ। आम जनता की कहानी सारे संसार में एक जैसी है। लेखिका को उदास होते देख जितेन उसे समझाता है कि यह हमारे देश की आम जनता है, जिसे देश के किसी भी भाग में देखा जा सकता है। इसलिए यहाँ के प्राकृतिक सौंदर्य को देखिए जिसके लिए इतना खर्च करके आए हैं। लेकिन लेखिका मन ही मन सोचने लगती है कि आम जनता ही नहीं है, बल्कि जीवन का संतुलन है, जो थोड़ा सा लेकर देश और समाज को बहुत कुछ देते हैं। लेखिका अपनी जीप की ओर मुड़ी ही थी कि वे श्रमिक महिलाएं किसी बात को लेकर जोर से खिलखिलाकर हंस पड़ी और गमगीन माहौल ताजमहल की भांति चमक उठा। ऊंचाइयों पर चढ़ते समय जितेन लेखिका को बता रहा है, अब हम हर मोड़ पर हेयर पिन बेंट लेते हुए ऊंचाई पर तेजी से चढ़ते जाएंगे। हेयर पिन बेंट के ठीक पहले एक पड़ाव पर लेखिका के ढेर सारे पढ़ने वाले बच्चों को वापस आते हुए देखा। उनके बारे में जितेन ने बताया कि ये रोज 3-3.5 किलोमीटर पहाड़ी चढ़ाई चढ़कर पढ़ने जाते हैं। लेखिका की स्कूली बस के बारे में पूछने पर जितेन हंसकर कहने लगा कि मैडम, यह मैदानी नहीं पहाड़ी इलाका है, इसलिए यहाँ केवल एक ही स्कूल है, आसपास के सभी बच्चे उसी में पढ़ते हैं। वह आगे बताते हैं कि बच्चे पढ़ने में साथ साथ अपनी माओ के साथ पशुओं को भी चराते हैं, पानी भरते हैं और शाम को लकड़ियों के भारी भारी गठार ढोते हैं, जैसे मैंने स्वयं ढोए हैं। खतरा अब धीरे धीरे बढ़ने लगा था। सड़क भी संकरी होती जा रही थी। इन रास्तों पर जगह जगह चेतावनियां लिखी हुई थी। कुछ ही दूर चलते चले थे कि चेतावनी पड़ी कि सावधान, यहाँ चारों तरफ नरभक्षी है। परंतु हमें नरभक्षी कहीं नहीं मिले, हमें तो लंबे लंबे बालों वाले याक मिले थे। शाम को लेखिका ने गायों और लकड़ियों के भारी भारी गठार ले जाती औरतों को देखा। ऊपर आसमान में धुंध और बादल छाए हुए थे। कई युवतियां चाय के बागानों में बाकू पहने चाय की पत्तियां तोड़ रही थी। तभी लेखिका ने गोरी सी युवती को देखा जो चटक लाल रंग का बोकू पहने हुए थे। उस नवयुवती का रूप सौंदर्य देखकर लेखिका चीख पड़ी। युमथांग पहुंचने से पहले उन्हें एक शांत और छोटी सी बस्ती लायुंग में रुकना था। वे लायुंग में तिस्ता नदी के किनारे पर बने लकड़ी के एक छोटे से घर में ठहरी थी। शाम को मुंह हाथ धोकर लेखिका तिस्ता नदी के किनारे पड़े पत्थरों पर बैठकर वहां के सौंदर्य को निहारने लगी। वह इस सौंदर्य को देखकर सोच रही थी कि हमारी पीढ़ी ने पृथ्वी के झरनों और उनकी लय, ताल और गति से खिलवाड़ कर उसके सौंदर्य को नष्ट किया है। जो एक
अक्षम्य अपराध है। लेखिका तीस्ता नदी के जल को अंजलि में भरकर सोचने लगी कि ऐसे तो हमारे देश में संकल्प किया जाता है। लेखिका तुरंत एक कमजोर व्यक्ति की तरह प्रार्थना करने लगी कि इस बहाने इस बहते पानी में उसकी सारी तामसी भावनाएं बह जाए और दिन एकदम निर्मम हो जाए। धीरे धीरे रात गहराने लगी। जितेन कार्ड के खिलौने से गाने की धुन बजाने लगा और सब उसकी धुन पर मस्त होकर नाचने लगे। 50 वर्षीय मणि ने तो नृत्य में सभी को मात देकर हैरान कर दिया। पता नहीं यह आनंद कहां से बरस रहा था। लायुग की सुबह तीस्ता नदी की तरह सुरम्य और शांत थी। लोगों की जीविका का साधन पहाड़ी आलू, धान की खेती और दारू का व्यापार था। लेखिका बर्फ देखने को बहुत बेचैन हो रही थी, परंतु यहाँ बर्फ का नामो निशान नहीं था। वहीं घूम रहे थे एक नवयुवक बताया कि आजकल प्रदूषण के कारण बर्फ बहुत ही कम गिरती है। उसने बताया कि कटाओ, जिसे भारत का स्विट्जरलैंड कहा जाता है, जहां बर्फ अवश्य मिलेगी। कटाओ लायुंग से लगभग 500 फीट की ऊंचाई पर था। उस युवक की पत्नी उत्सुकता से हम दोनों को बातें करते देख रही थी। जब आपस में लेखिका और जितेन बात कर रहे थे तो वह नवयुवक की पत्नी उसे देख रही थी। सब लोग अपने लक्ष्य कटाओ की तरफ चल पड़े। रास्ता पहले से ही खतरनाक था, ऊपर से धुंध व बारिश कठिनाई उत्पन्न कर रही थी। जितेन अपने अनुभव के बल पर गाड़ी चला रहा था। रास्ते में उनके और चेतावनियों के सिवाय कुछ भी नहीं था। करीब आधे रास्ते के बाद कुछ धुंध कम हुई। जितेन ने कहा कि कटाओ की तरह स्विट्जरलैंड ना तो इतना सुंदर है और ना ही इतनी ऊंचाई पर है। बर्फ से ढके पहाड़ देखते ही हमें पता चल गया था कि हम कटाओ के आसपास पहुंच गए हैं। पहाड़ों पर कहीं पाउडर जैसी बर्फ फैली तो कहीं धूप से पिघलकर पहाड़ दिखाई दे रहा है। जितेन ने बताया कि यह सब प्रसन्न हो रही थी। जब जितेन ने उससे पूछा कि कैसा लग रहा है तो लेखिका ने कहा कि राम रोछा। जितेन उसके मुंह से नेपाली शब्द सुनकर प्रसन्नता से झूम उठा। अगले ही पल मोतियों की तरह बर्फ गिरने लगे और जितेन प्राकृतिक सौंदर्य पर मुग्ध होकर नेपाली गाना गाकर नाचने लगा। सभी सैलानी जीप से उतरकर बर्फ में खेलने लगे और प्रकृति के सौंदर्य को कैमरे में कैद करने लगे। लेखिका के पास ना तो बर्फ में पहनने वाले जूते थे और ना ही वहां कोई टूरिस्ट स्पॉट भी था जिससे उसके पांव ठंड से झनझनाने लगे थे, परंतु उसका मन खुशी से झूम रहा था। लेखिका उस संपूर्ण दृश्य को अपने अंदर समेटना चाहती थी ताकि महानगर के व्यस्त जीवन में भी इस प्राकृतिक सौंदर्य का मजा ले सके। उसने सोचा कि इसी मधुर और शांत वातावरण के कारण ऋषि मुनियों ने इस क्षेत्र को अपनी तपोभूमि बनाया होगा। यदि कोई दुष्ट व्यक्ति ने भी इस अनूठी छटा को देख तो लेता तो करुणा का अवतार बुद्ध बन जाता। लेखिका मणि से पूछती है कि क्या उसने मिल्टन की वह कविता पढ़ी है जिसमें मिल्टन ने ईव की सुंदरता का वर्णन किया है, परंतु मणि एक दार्शनिक की तरह हिमालय को जल स्तंभ बताने लगी थी। उसने कहा कि प्रकृति कितने अच्छे तरीके से बर्फ के रूप में जल संग्रह करती है तथा जब गर्मियों में लोग पानी के लिए तरस रहे होते हैं तब ये बर्फ की शिलाएं पिघलकर उसकी प्यास बुझाने का काम करती है। वह इन नदियों को हिम शिखरों को प्रणाम करने लगी। लेखिका भी संसार की सुंदरता के बारे में सोच रही थी कि उसे पत्थर तोड़ने वाली पहाड़ियों का ध्यान आ गया और वह उदास हो गई। जब लेखिका आगे बढ़ती है तो थोड़ी देर में वह युत्थांग पहुंच गए थे और युत्थांग इतना सुंदर नहीं था जितना कि कटाओ था। वहां लेखिका ने चिप्स बेचने वाली एक सिसकनी वाली महिला से पूछा कि क्या तुम सिक्किमी हो, लेकिन उसका जवाब था नहीं, वह इंडियन है। जवाब सुनकर लेखिका को बेहद खुशी हुई कि वे भारत में रहकर इतना अच्छा महसूस कर रहे हैं। उसने सोचा कि काश कश्मीर के लोगों में भी ऐसी सहज संतुष्टि होती। तभी अचानक एक कुत्ते ने रास्ते काटा तो जितेन ने बताया कि पहाड़ी कुत्ते केवल चांदनी रात में ही भौंकते हैं। फिर उसने गुरु नानक के फुटप्रिंटों वाले एक पत्थर के बारे में बताया और साथ ही यह भी बताया कि गुरु नानक देव की थाली से छिटक
छिड़क कर कुछ चावल के दाने जहां जहां गिरे थे वहां वहां चावल की खेती होती है। लगभग 3-4 किलोमीटर चलने के बाद जितेन ने खेदुम नामक स्थान दिखाया जहां सभी देवी देवताओं का निवास है तथा उसके बारे में प्रचलित मान्यता के बारे में भी बताया है। उसने बताया है कि वे पहाड़ों पर गंदगी नहीं फैलाते बल्कि नदी, झरनों, पहाड़ों की पूजा करते हैं। उसने आगे यह भी बताया कि युमथांग को टूरिस्ट स्टॉप आर्मी के कैप्टन शेखर दत्ता ने बताया था और इस प्रकार से लेखिका युमथांग को टूरिस्ट स्पॉट आर्मी के कप्तान शेखर दत्ता ने बताया था और अब धीरे धीरे यहाँ भी रास्ते बनने लगे हैं। इसके बाद जीप आगे बढ़ने लगी। तो दोस्तों यह यात्रा वृतांत आपको कैसा लगा? मैंने आप सबों को बताया है साना साना हाथ जोड़ी के बारे में, जिसकी लेखिका बहुत ही अच्छे से यात्रा वृतांत करते हुए इस पाठ को पढ़ाई है। उसका नाम है मधु कांकरिया। आप लोग इस वीडियो को सुन लीजिए, अच्छे से समझ लीजिए और हमें ढेर सारी कमेंट करके बताइए कि आपको यह वीडियो कैसा लगा। दोस्तों आप किसी भी पार्ट के वीडियो चाहते हैं तो हमें अवश्य कमेंट करके बताइए। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट कीजिए, ढेर सारी कमेंट कीजिए ताकि हमको भी अच्छा लगे और नेक्स्ट वीडियो के लिए आप इस चैनल पे सब्सक्राइब करके बने रहिए। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।